Principle of materiality. This principle is an exception to the principle of full disclosure. According to this principle, items having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not be disclosed. ये ये बोल रहा है जो आइटम्स इनसिग्निफिकेंट हैं या इररेलेवेंट है यूजर के लिए, उनको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है। ये एक एक्सेप्शन का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के लिए। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अंदर तो क्या बोला गया है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। वहीं पे जो इमैटेरियलिटी का प्रिंसिपल आ जाता है, वो बोलता है सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही डिस्क्लोज करना है। जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो यूजर के लिए इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। दीज द अनइम्पोर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज्ड विद अदर आइटम्स, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स विल बी ओवरबर्डन्ड। बोला गया है जो अनइम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, या तो उनको छोड़ दो या उनको मर्ज कर दो दूसरे आइटम्स के साथ में। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, जो आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही ओवरबर्डन हो जाएंगी, बहुत ही भारी हो जाएंगी। अब जो मटेरियलिटी की है वही डेफिनेशन AAA के द्वारा, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा और कॉलर के द्वारा दी गई हैं। आगे देखते हैं। इट वुड बी नोटेड दैट वॉट इज़ मटेरियल फॉर वन कंसर्न मे बी इमटेरियल फॉर अनदर। बोला गया है जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है एक इन्वेस्टर के लिए, एक प्रोप्राइटर के लिए या एक क्रेडिटर के लिए, वही दूसरी जगह पे वो इमटेरियल भी हो सकती है। जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है वही क्रेडिटर के लिए अनइम्पोर्टेंट हो सकती है। फॉर इंस्टेंस द कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स मे बी मटेरियल फॉर अ स्मॉल रिपेयर शॉप बट द सेम फिगर में बी इमटेरियल फॉर एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। बोला गया है जो स्मॉल टूल्स हैं उसकी जो कॉस्ट है वो मटेरियल हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है कि स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप के लिए, बट वहीं पे जो सेम फिगर्स हैं स्मॉल टूल्स की ही कॉस्ट इमटेरियल हो जाएगी, अनइम्पोर्टेंट हो जाएगी एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के लिए। सिमिलरली द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अ डिफरेंस ऑफ 500 इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक A difference of 500 in the valuation of stock may be regarded as immaterial, but the difference of rupees 500 in the cash could be termed material। बोला गया है एक जगह पे जहाँ पे स्टॉक्स में अगर 500 की कमी आ रही है वो इमटेरियल है वहाँ के लिए, बट वहीं के लिए जो 500 रुपये का कैश में कमी आई है वो ज़्यादा मटेरियल हो सकता है। Thus the accountant should judge the importance of each transaction टू डिटरमाइन इट्स मटेरियलिटी। और इसीलिए अकाउंटेंट को इम्पोर्टेंस जज करनी चाहिए हर ट्रांजेक्शन की, कि जिस एंटिटी के सामने आपको वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी है, जिस एंटिटी के सामने आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी के हिसाब से आपको उसके सामने इन्फॉर्मेशन देनी है, उसी के हिसाब से आपको उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। मटेरियलिटी के अंदर हम क्या समझे कि फुल डिस्क्लोजर के अंदर तो ये बोला गया है आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करनी है, बट वहीं पे मटेरियलिटी बोलता है सिर्फ आपको मटेरियल इन्फॉर्मेशन को ही डिस्क्लोज करना है। एक इन्फॉर्मेशन एक पर्सन के लिए जहाँ पे मटेरियल है, वहीं पे वही इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन के लिए इमटेरियल हो सकती है। एक इन्फॉर्मेशन एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है तो वही इन्फॉर्मेशन किसी और पर्सन के लिए अनइम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आपको पर्सन के हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस जज करनी है एंड देन आपको वो इन्फॉर्मेशन उनके सामने रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। ये प्रिंसिपल बोलता है कि फ्यूचर के अंदर जो आपको लॉसेस होने वाले हैं उनको तो आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, लेकिन वहीं पे जो फ्यूचर के अंदर आपको इनकम होने वाली है, गेन्स होने वाले हैं, उनको आपको इग्नोर कर देना है। इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिज्म इज़ द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। जो कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी है वो सेफली प्ले करने की पॉलिसी है। तो ये बोलती है जो फ्यूचर के अंदर आपको लॉसेस होने वाले हैं उसके लिए तो आप अभी से सिक्योर हो जाओ। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटीज़ एंड लॉसेस इवन दो अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। बोला गया है फ्यूचर के अंदर जो आपके लॉसेस होने वाले हैं, जो फ्यूचर की आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, उसके लिए अभी से प्रोविज़न क्रिएट कर लीजिए, भले ही उसकी
जो अमाउंट है वो आपको सर्टेन नहीं है, भले ही उसकी अमाउंट आपको एक्यूरेटली पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए प्रोविजंस क्रिएट कर लीजिए। लाइकवाइज when there are different alternatives for recording a transaction, the one having least favorable immediate effects on profits or capital should be adopted। बोला गया है जब आपके पास किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं कि डिफरेंट तरीके से आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आपको वही चुनना है जिसके अंदर की इमीडिएट इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, मतलब कि प्रॉफिट के ऊपर जिसका इफ़ेक्ट बहुत ही कम पड़े, आपको वही चूज़ करना है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस। क्लोजिंग स्टॉक को आपको वैल्यू करना है या तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर या रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर, जो भी इन दोनों में से कम होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। जो आपके एक्चुअली बैड डेट्स हैं उसके लिए आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ शोन ओनली एट सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड। जो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी, उसको सरेंडर वैल्यू पे दिखाना है। प्रोविजन फॉर अ पेंडिंग लॉस सूट अगेंस्ट द फर्म विच में आइदर बी डिसाइडेड इन इट्स फेवर। और जो कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस विल डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू एक्चुअल प्रॉफिट। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कम प्रॉफिट दिखाता है। जब आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट को कम दिखाता है, और वहीं पे अगर आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे होते तो आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट उससे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाता। क्योंकि इसके अंदर आप जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं, गेंस होने वाले हैं, उसको तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और वहीं पे जो आपको लॉस हो रहे हैं या जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं फ्यूचर की, उनको आप अभी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी वजह से आपको कम प्रॉफिट दिखाता है। बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ इन कंपेरिजन टू द एक्चुअल वैल्यूज़। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की वैल्यू कम दिखाई जाती है और वहीं पे लाइबिलिटीज़ को बढ़ा के दिखाया जाता है जब आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपके फ्यूचर में गेन्स होने वाले हैं उसको तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और सिर्फ आपकी लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। और इसी वजह से जो हिडन रिजर्व होता है, सेक्रेट रिजर्व होता है या इंटरनल रिजर्व होता है, वो फॉर्म होता है। जब आप एसेट्स को कम वैल्यू पे दिखाते हो और लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू पे दिखाते हो तो हिडन रिजर्व, जिसको कि इंटरनल रिजर्व और सेक्रेट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्रिएट होता है। कॉस्ट प्रिंसिपल, या हम उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक एसेट को उसी प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जिस प्राइस के ऊपर उसको आपने खरीदा है। दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। और इसी कॉस्ट के अनुसार उस एसेट की आप फर्दर अकाउंटिंग करते हैं। सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट्स टू द पास्ट इट इज़ रेफर्ड टू एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। जिस कॉस्ट पे आपने उस एसेट को एक्वायर किया है वो पास्ट की होती है, इसीलिए उसको कहा जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। दिस कॉस्ट इज़ द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसी कॉस्ट के बेसिस पे आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बिजनेस एंटिटी परचेजेज अ बिल्डिंग ऑफ 20 लाख इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट इज फिगर। जब एक बिजनेस एंटिटी एक बिल्डिंग खरीद रहा है 20 लाख रुपए की, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 20 लाख के ऊपर ही शो किया जाएगा। फ्यूचर में उस बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हुई है, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ आपके परचेज प्राइस के ऊपर ही उस बिल्डिंग को शो करना है। हाँ, वहीं पे आप देखा जाए तो डेप्रिसिएशन तो उसके ऊपर लगेगा। जो आपने बिल्डिंग परचेज़ की है उसकी वैल्यू में जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है हर साल वो आपको रिकॉर्ड करना है। However, the cost principle or historical cost principle does not mean that assets will be continuously shown at their acquisition price. For as long as the business entity owns them, their cost is systematically reduced from year to year by charging depreciation. बोला गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एसेट को उसकी एक्विजिशन प्राइस के ऊपर ही दिखाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो हर साल लगाया जाएगा। In determining the net profit from business operations, all costs
which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. Accordingly, for matching cost with revenue, first revenue should be recognized and then cost incurred for generating that revenue should be recognized. मैचिंग प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि एक पीरियड के अंदर जितना आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने कितना एक्सपेंस किया है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपका कितना एक्सपेंस हुआ है, वही मैच करना है. मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है जितना आपको रेवेन्यू हुआ है एक पीरियड के अंदर, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो आपका एक्सपेंस हुआ है उसको उसी पीरियड के अंदर आपको चार्ज करना है. Then dual aspect principle. According to this principle, every business transaction is recorded as having a dual aspect. Dual aspect principle बोलता है बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं. इन अदर वर्ड्स, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स. और वहीं पे बोला जाए तो हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करता है. इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड. जहाँ पे एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा. द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम. और जब एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, जब एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. एसेट्स इजकल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या कैपिटल इजकल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, X commences business with 20 lakh in cash and takes a loan of 5 lakh from the bank, and these 25 lakh are used in buying some asset, say plant and machinery. The equation will be as follows. इन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है कि 20 लाख तो उनके पास कैश था और वहीं पे उन्होंने 5 लाख का लोन लिया है, और ये जो 20 लाख और 5 लाख कितना हो गया 25 लाख. इससे इन्होंने कुछ एसेट खरीदा है, तो उसी को क्या इक्वेशन में कैसे डाला, एसेट 25 लाख, लाइबिलिटीज 5 लाख, कैपिटल 20 लाख. तो यही ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के अंदर बताया गया है. ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट साइड में और दूसरा क्रेडिट साइड में. एक अकाउंट डेबिट होगा तो वहीं पे दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, और जब किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं तो इसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम. इसी के लिए एक इक्वेशन दी गई है, एसेट्स इजकल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, या आप कैपिटल इजकल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं.